हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो है अभी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई है। तो हमारे चैनल पर जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है साथियों, उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है, जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस हमको 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। जब एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें जो है आपकी एक क्लास और ऐड की जाएगी, लेकिन कब ऐड की जाएगी, जब इन दो क्लासेस का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो वाली क्लासेस जो आपकी ऐड की जाएगी। जैसे कि आपकी रीजनिंग की, मैथ्स की ये जो क्लासेस हैं आपकी ऐड की जाएंगी, लेकिन जब इन क्लासेस का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वाली क्लासेस आपकी इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी तक जो है इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, इसकी वजह से अभी क्लासेस जो है नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। आप जो है 38 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप राइट करेंगे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में देंगे, ठीक है। तो क्लासेस को आपको पूरा देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग हमें बताएंगे कितना आंसर आपका राइट हुआ। त्रिपिटक निम्न में से किस से संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बौद्ध धर्म से, ठीक है, जो आपका दिया गया है। पीपीएल ऑप्शन आपका सही उत्तर। त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। बौद्ध धर्म से संबंधित इन ग्रंथों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, बांग्लादेश में गंगा को जो है किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पद्मा के नाम से, ठीक है। जो आपका ये ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के ऊपर इसे जो है भागीरथी कहा जाता है मैदानों में गंगा, और बांग्लादेश में इसे जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है, क्या देगा है ध्यान से, ठीक है। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को क्या होता है, बताइए। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को क्या किया जाता है। देखिए भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को जो है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। याद रखिए लोकसभा या राज्यसभा में जो है पेश किया जा सकता है। तो जो आपका डी ऑप्शन दिएगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को जो है लोकसभा या राज्यसभा में जो है पेश किया जा सकता है, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे आपका है चौथा नंबर प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है, बताइए। गुजरात की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की या तमिलनाडु की। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा जो है सबसे अधिक लंबी है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है गुजरात राज्य की, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। भारत में गुजरात राज्य की तटीय सीमा जो है सबसे लंबी है, ठीक है, जबकि गोवा राज्य की तटीय सीमा आपकी सबसे छोटी है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है, वित्तीय सुधारों से, प्रशासनिक सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से या चुनाव सुधारों से, बताइए। सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है साथियों।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य से संबंधित इसका, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 9 जून 1983 को जो है केंद्र और राज्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। आरएस सरकारीय आयोग के अध्यक्ष और बी शिव रमन तथा एस आर सेन इसके अध्यक्ष से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, अभिनव भारत की स्थापना किसने की है, बताइए। अभिनव भारत की स्थापना किसने की है, इसका राइट आंसर कहा जाए तो अभिनव भारत की स्थापना आपकी की थी साथियों वीडी सावरकर ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर बिना क्लियर। वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तन हो गई थी, ठीक है। अभिनव भारत समिति यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी के संस्थापक आपके वीडी सावरकर थे, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, इनका पूरा नाम था। चलिए, अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर पे, तराइन का प्रथम युद्ध जो है निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, ये लड़ा गया था आपका 1191 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। 1911 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध जो है, तराइन के प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जबकि 1192 में आपका द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज को जो है मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है, बताइए। पृथ्वी का मौसम परिवर्तन का क्या कारण, पृथ्वी पर जो है मौसम परिवर्तन का क्या कारण है। तो आपका राइट आंसर पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसका अपनी धुरी पर झुकाव, ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा साथ ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण जो है पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी अपनी धुरी पर झुकाव, ठीक है। पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा अर्थात अपनी कक्षा का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 38 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है चक्कर लगाती है। इसकी गति के कारण जो है इसी गति के कारण जो आपका ऋतु मतलब जो आपका मौसम है परिवर्तित होता है। चलिए, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या देगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, बताइए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दंत चिकित्सकों और जो आपके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके लिए भी आपका अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, अगला है आपका 10 नंबर। पूछा गया आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 43A, ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 43A जो है प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है, ठीक है। इसमें यह उल्लेखित है कि राज्य उपयुक्त कानून द्वारा या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ये क्या है नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 340 है किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों।
तो आपका राइट आंसर साथियों पिछड़ा वर्ग आयोग से, ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जो है भारत सरकार द्वारा एक संविधिक निकाय के रूप में वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 340 जो है पिछड़ा वर्ग आयोग से जो है संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। बताइएगा राइट आंसर का अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है, बताइए। तो देखिए, अम्ल वर्षा की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन से ऑक्साइड क्लोरीन व फ्लोरीन आदि पदार्थों के मिलने से अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। यह जो है इमारतों एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ठीक है। चलिए, अगला आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, किस मकबरे को जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर कर दो। किस मकबरे को जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरखेज रोजा के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर सरखेज रोजा मकबरे को जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है, ठीक है। यह अहमदाबाद की खूबसूरत और पौराणिक इमारतों में से एक है। गुजरात सरकार और पुरातत्व विभाग ने इस स्थल का नव निर्माण करवाया है। यह एक आपका पर्यटक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अहमदाबाद का एक्रोपोलिस किसे कहा जाता है? सरखेजा रोजा मकबरे को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 14। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर पर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, बताइए। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा या कोयला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सौर ऊर्जा, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है, क्लियर है। ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में इजाद किए गए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। जबकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि सभी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 15 नंबर। बताइएगा राइट आंसर निम्न में से कौन आपका फ्यूरर फ्यूरर के नाम से जाना जाता है, बताइए। निम्न में से कौन आपका फ्यूरर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्यूरर के नाम से आपका जो है एडोल्फ हिटलर जाना जाता था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडोल्फ हिटलर को जो है फ्यूरर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 16 नंबर। बताइएगा राइट आंसर करो थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए। थीन थीन डैम, ठीक है। थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो थीन डैम परियोजना की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पंजाब राज्य में जो है रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर थीम डैम परियोजना जो है रावी नदी पर पंजाब में स्थित है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। क्या देगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बताइएगा राइट आंसर लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, बताइए। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, बताइए। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर साथियों इब्राहिम लोधी, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी था। बाबर इब्राहिम लोधी के मध्य जो है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, ठीक है। वो लोधी वंश का जो है अंतिम सुल्तान था, कौन? तो इब्राहिम लोधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर कहा जाएगा भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, बताइए। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को, ठीक है। संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को जो है भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर भारत के संविधान में सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों को छोड़कर संघीय है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, बताइए।
औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु को जो है मृत्यु दंड दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। औरंगजेब ने सिखों के प्रति संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया था। उसने जो है सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म न अपनाने के कारण जो है उन्हें मृत्युदंड दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 20, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आपकी गर्म जलधारा है यहाँ पे? कनारी प्रवाह, लेब्राडोर प्रवाह, क्यूरोसिओ प्रवाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों क्यूरोसिओ प्रवाह। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर क्यूरोसिओ जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, क्लियर है। बाकी कनारी और लेब्राडोर आपकी है क्या है? तो ये ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर। पीएसएलवी का विस्तार रूप क्या होता है, बताइए पीएसएलवी का जो है विस्तार रूप क्या होता है? तो पीएसएलवी। ठीक है, पीएसएलवी का विस्तार रूप क्या था? देखिए पीएसएलवी का विस्तार होता है इसका पिलर सेट क्या देगा पोलर पोलर दिया गया ना, पिलर होता है इसको पिलर कर लिए पिलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है आपका पिलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यह जो है 4 चरण वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा। अगला आपका है साथियों 22 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा? निम्न हिमाचल और रिक्त स्थान के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है। किसके बीच? ठीक है, निम्न हिमाचल और किसके बीच जो है स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका साथियों शिवालिक। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्या पे दिया गया है? निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा आपका पाए ग्रह है? ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आपका पाए ग्रह है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यूरेनस, यानी कि अरुण ग्रह। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से दूरी के आधार पर देखिए पहले बुध फिर शुक्र फिर पृथ्वी, उसका बाद मंगल को जो है भीतरी ग्रह, जबकि बृहस्पति शनि यूरेनस एवं वरुण को जो है बाहरी ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 24 पे आइटम कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन यह जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला है आपका है 25 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच जो है भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि जो आपकी ब्रह्मवत कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन कौन सा है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा सरस्वती और दृष्टद्रवती नदी के बीच। ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वैदिक तथा प्रवर्ती काल में ब्रह्मवर्त पंजाब का वह भाग था जो सरस्वती तथा दृष्ट दृष्टद्रवती यानी कि घग्गर नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, सरस्वती एक पौराणिक नदी है जिसका उल्लेख जो है वेदों में भी किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। आपका 26 नंबर, बताइएगा रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है? बताइए
रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जायद। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच आपकी ग्रीष्म ऋतु यानी कि मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली फसल को जो आपका जायद कहा जाता है। ठीक है, जायद फसल मुख्यतः तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियों और चारे की फसल की खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। पानीपत का तृतीय युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? बताइए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में आपका 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों एवं अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। इसमें जो है मराठों की हार हुई थी। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी जिसमें मराठों की आपकी हार हुई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है जो आपका गुजरात में बना है ना, अहमदाबाद में? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई की अगर बात करेंगे, ऊंचाई की अगर बात की जाएगी तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों 182 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो आपकी 182 मीटर है, यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसकी स्थापना जो है भारत सरकार ने गुजरात के सरदार सरोवर के निकट नर्मदा नदी पर एक टापू पर की है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या? बताइए, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम आपका क्या हो जाएगा? ट्रेन 18 है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम आपका ट्रेन 18 है। ठीक है, ट्रेन 18 है परंतु वर्तमान में ट्रेन 18 का नाम बदलकर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में आपका 30 नंबर का देगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक, मतलब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संजय बारू। ठीक है, जो आपका रील ऑफ पिकअप देगा आपका एड्रेस है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक आपका संजय बारू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 31 नंबर। बताइएगा आंसर का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिहार राज्य का। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथियों आपका right answer है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व जो आपका 1182 जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपका जो राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। आपका है जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? तो प्रति 1,000 सॉरी प्रति व्यक्तियों मतलब प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में रहने वाले कितने लोग हैं उसको जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आपका जो दिया गया था बिहार राज्य में 1 किलोमीटर में आपके 1182 लोग रहते थे। ठीक है, तो यह जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। और वहीं पर जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपका सिर्फ 17 था, यानी कि 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते थे वहां पे। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को जो है द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1989 में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राजकीय भाषा आपकी जो है हिंदी है, जो कि सभी कार्यालयों में जनवरी 1968 से अनिवार्य थी। ठीक है, और जबकि द्वितीय राज्य की भाषा आपकी उर्दू जो 1989 से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। आपका है 33 नंबर। बताइए गाइडेंस का अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के रिक्तस्थान जिले में स्थित है। किस जिले में? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में?
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजे जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, याद रखिए। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त के करने की स्मृति में जो है 1602 ईस्वी में इसका जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका 34 नंबर बताइए, ये राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? ठीक है, जनपद हमसे पूछा है, कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जनपद? ठीक है, सर्वाधिक साक्षर वाला जनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जो कि नोएडा में पड़ता है। तो जो आपका दिया गया प्रतियोगिता विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर नोएडा सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है। ठीक है, तथा कानपुर नगर जो आपका द्वितीय सर्वाधिक साक्षर जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला आपका श्रावस्ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका 35वां, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? मैंने इसके बारे में कल ही आपको बताया था। होती है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, आया ना? चलिए अगला है आपका 36 नंबर, जीएसटी के तहत वस्तु और सेवाओं पर मुख्य रूप से कर यानी कि टैक्स कितनी दर पर निर्धारित की गई है? बताइए। जीएसटी के तहत जो है वस्तु और सेवाओं को मुख्य रूप से जो कर है यानी कि टैक्स की कितनी दर पर निर्धारित की गई? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर साथियों, देखिए, 1 मिनट, 4 जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट है। जीएसटी के तहत जो वस्तुओं एवं सेवाओं को जो है मुख्य रूप से 4 कर के स्लैब निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से जो है 5%, 12%, 18% और 28% की दरें शामिल है। ठीक है, क्लियर है। विलासित पूर्ण वस्तुओं पर जो 28% की सर्वोच्च दर निर्धारित की गई है, जिसमें आपका ऊपर यानी कि केस भी लगाया जाता है। ठीक है, 37 नंबर, चिली की राजधानी कौन सी? बताइए, चिली की राजधानी कौन सी? तो चिली की राजधानी आपकी यहाँ पे जो दी गई है सेंटियागो है। सेंटियागो चिली की राजधानी है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है। ठीक है, क्योटो जो दी गई है आपकी इक्वाडोर की राजधानी है। जॉर्ज टाउन की बात की जाएगी तो जॉर्ज टाउन आपकी गुयाना की राजधानी है। ठीक है, और आपकी जो दी गई है पारामा रिवो, ठीक है, परामा रिवो जो है आपकी सूरीनाम की राजधानी है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान अपना मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है 38 में से कितने क्वेश्चंस राइट किए, इसका जो आंसर है आप लोग हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, बाकी आप सभी को क्लास कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्लास कैसी लगी। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।